हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका C10 के डिजिटल चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे CS1 के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारा सिस्टम चलाने के लिए, जैसे कि लैपटॉप PC हो गया या फिर अपना मोबाइल हो गया, चलाने के लिए हम लोग को किसी की जरूरत होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक पिज्जा शॉप ओपन कर लिया, वो चलाने के लिए तुम लोग को क्या चाहिए? एक शेफ चाहिए जो पिज्जा बना के दे। वैसे ही हमारा PC या फिर लैपटॉप चलाने के लिए हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारा जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, ऐप्स वगैरह चालू करते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? विच आर द 3 मेन एरियाज इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स इट्स सर्विसेज, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? जो अपना काम है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अगर वो अकेला करेगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, बराबर है। तो क्या करता है? वो 3 पार्ट में उसके काम को डिवाइड कर देता है। पहला क्या है हम लोग का? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सेकंड है प्रोसेस मैनेजमेंट और थर्ड है मेमोरी मैनेजमेंट। अभी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या होता है? हम लोग का कोई भी डेटा होता है ना, डेटा, इमेजेस या फिर पिक्चर, है ना। अगर वो हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर, हम लोग को उसको मैनेज करना होगा तो उसके लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हम लोग का जो भी डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए क्या यूज करता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट refers to a set of services used for storing, retrieving, modifying और removing the information on various devices। अभी हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल में फोटो खींच लिया, है ना, तो हम लोग का क्या होता है? स्टोर हो जाता है हम लोग के मोबाइल में। हम लोग को कभी उसको जरूरत पड़ी, एडिट करना रहता है, हम लोग अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अपलोड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको एडिट करते हैं। इसका मतलब क्या किया हम लोगों ने? जो हम लोग के डिवाइस में स्टोर था उसको हम लोगों ने रिट्राइव किया, उसको एडिट किया, उसके बाद हम लोग उसको अपलोड कर रहे। तो ये काम कौन करता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है? दिस सिस्टम सर्विसेज मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, allocating and delocating the sectors of various files, ensuring right people have access to the information and driving various devices। ये क्या करता है? हम लोग जो भी हम लोग फाइल स्टोर करते हैं हमारे PC में या फिर लैपटॉप में, वो एक ऑथेंटिकेटिंग यूजर ही यूज कर रहा है, ये चेक करने का काम हम लोग को क्या करता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हम लोग को देने बोले थे, तो देखो क्या क्या है। Some of the system calls in information manager are listed below। फर्स्ट है क्रिएट अ फाइल। फाइल मतलब जो भी हम लोग का नोट्स हो गया, कुछ ये हो गया, उसको हम लोग फाइल बोलते हैं। देन क्रिएट अ डायरेक्टरी, ओपन अ फाइल, क्लोज अ फाइल। ऐसे सिंपल सिंपल 4-5 लिख दोगे बस हो गया। हम लोग को एग्जाम्पल देने बोले, 4-5 एग्जाम्पल लिख देंगे बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब क्या होता है? अभी आपका मोबाइल में ऐप है, समझो PUBG आपको खेलना है। ठीक है, PUBG खेलना है तो क्या कर रहा है? अभी आइडियल है, आपने उसको ओपन नहीं किया है ना, तो हम लोग का एक प्रोग्राम है PUBG। जैसे हम लोग उसको ओपन करते हैं तो क्या हो गया? वो चालू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वो एक प्रोसेस में आ गया। ठीक है, अभी उसको प्रॉपरली वर्क करना रहेगा तो उसका काम कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे देखो, इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अ नंबर ऑफ यूजर्स लोकेटेड एट डिफरेंट टर्मिनल्स रन द सेम और डिफरेंट प्रोग्राम्स। मतलब अभी कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है? एक ही सिस्टम होता है, उसको बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? अगर जो भी हम लोग का डेटा स्टोर होता है उसको एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको एडिट करने का या फिर डिलीट करने का। अगर दोनों ने एक साथ कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसको अच्छे से वर्क करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रोसेस मैनेजमेंट का यूज करते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट ये सब अच्छे से वर्क करता है ताकि कोई भी 2 इंसान या 3 इंसान एक साथ जब यूज कर रहे हो डेटा, तो एक साथ उसको डिलीट ना कर पाए या फिर एक साथ उसमें कुछ तो एडिट ना कर पाए। एक यूजर अगर यूज कर रहा होगा तो फिर वो बाकी यूजर्स को सिर्फ देखने के लिए यूज कर सकता है। ये काम हम लोग का कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या आता है? अ कंप्यूटर हैज ओनली वन CPU एंड इट कैन एग्जीक्यूट ओनली वन इंस्ट्रक्शन बिलोंगिंग टू एनी वन ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रोग्राम्स। हम लोग के PC में एक ही CPU होता है, बराबर। अभी 4-5 लोग अगर साथ में अगर डेटा भी देख रहे होंगे तो भी हम लोग के पास CPU एक ही है, तो किसी एक का ही इंस्ट्रक्शन वो लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन सच केस द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल रनिंग प्रोग्राम्स कॉल्ड एज प्रोसेसेस। अभी तुम PUBG खेल रहे हो, PUBG खेलते खेलते तुम लोग को व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तुम व्हाट्सएप ओपन कर दोगे, और एक साथ 2-3 प्रोग्राम्स ओपन कर रहे हो,
है ना। तो ऐसे 2-3 प्रोसेस एक साथ वर्क कर दे तो इसको मैनेज करने का काम कौन करता है, हम लोग का प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू शेड्यूल ऑल प्रोसेस एंड विल हैव टू डिस्पैच देम वन आफ्टर द अदर। अभी 2-4 काम हम लोग को एक साथ कर दें, ठीक है, अगर 2-4 काम हम लोग को एक साथ कर दें तो हम लोग क्या करते हैं, उनको शेड्यूल करके रखते हैं, पहले ये करेंगे, पहले बाद में वो, फिर नेक्स्ट वो। तो वो मैनेज करने का काम क्या आता है, हम लोग का प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू द पेरेंट। नेक्स्ट है वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट। अभी ये सब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, ये सिंपल वाले लिख लेंगे, टर्मिनेट अ प्रोसेस, ब्लॉक अ प्रोसेस, रेडी अ प्रोसेस, डिस्पैच अ प्रोसेस। ऐसे 4-5 ये सिंपल सिंपल हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं थोरोली कि क्या क्या एग्जाम्पल्स के आ सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, अभी कोई भी हम लोग का प्रोसेस चालू होता है तो उसको स्टोर, उसमें कुछ तो काम होता है, समझो तुम लोगों ने कोई तो एक इनपुट दिया हम लोग के पीसी में कि इसका कैलकुलेशन करो, लाइक मल्टीप्लिकेशन करो या फिर एडिशन करो, तो उसको करने के लिए, उसका आउटपुट देने के लिए हम लोग उसको मेमोरी की जरूरत होती है ना। तो वो काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। कोई भी हम लोग का कोड रन करना रहेगा तो उसको मेमोरी में स्पेस चाहिए, तो स्पेस देने का काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हो जाए तो वो स्पेस डिलीट करने का काम भी कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। जो जितना हम लोग का प्रोग्राम का साइज है उतना ही साइज उसको अलोकेट करना है, और वो कहाँ पे स्टोर है, वो सब इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट में। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द लिस्ट ऑफ प्री मेमोरी लोकेशंस। मतलब हम लोग का जो भी मेमोरी रहेगा उसमें 4-5 प्रोसेस अगर हम लोग के पास आ गए एक साथ वर्क करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पेस अलोकेट करेंगे, किसका यूज करके, मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, समझो तुम लोग के पास 32 KB का डेटा मेमोरी है, ठीक है, और तुम लोग के पास प्रोसेस आ गई 60 KB की, तो आप क्या करोगे, हम लोग का जो मेमोरी रहेगा उसको प्रोसेस में अलोकेट कर दोगे, फिर बाकी प्रोसेस को वेटिंग में रखोगे। तो हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, वो ट्रैक रखता है, कोई भी प्रोसेस खत्म हो गया जो जिसको मेमोरी अलोकेट किया था, उसको फ्री करके जो वेटिंग में थे उनको वो मेमोरी अलोकेट करता है। ठीक है, तो ये सब करने का काम कौन करता है, हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, द मेमोरी अलोकेटेड टू प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम साइज। जो भी हम लोग का प्रोग्राम है उसका साइज कितना है, उसके ऊपर से ये मेमोरी मैनेजमेंट उसको मेमोरी देता है, स्पेस अलोकेट करता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का एग्जांपल क्या है, टू अलोकेट अ चंक ऑफ मेमोरी टू अ प्रोसेस। हम लोग का प्रोसेस के लिए जितना भी जगह लगेगा उतना जगह देने का काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। बाद में वो प्रोसेस जैसे ही खत्म हो जाए तो उसका स्पेस फ्री करने का काम भी कौन करता है, हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पार्टीशनिंग, एक्सप्लेन फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग। अभी पार्टीशनिंग मतलब क्या होता है, पार्टीशन मतलब हम लोग को पता ही है, एक कोई भी हम लोग के पास फुल क्लासरूम में उसको हम लोगों ने एक पार्टीशन डाल दिया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। वही हम लोग को यहाँ पे पूछा है पार्टीशनिंग मतलब क्या होता है। अभी पार्टीशनिंग रिलेटेड होता है हम लोग के मेमोरी के रिलेटेड होता है। ठीक है, पार्टीशनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का मेमोरी हम लोग को अलोकेट किया रहता है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, जब हम लोग के पास प्रोसेस आते हैं 4-5 प्रोसेस एक साथ अगर आ गए तो उनको स्पेस मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो 2 टाइप्स की पार्टीशनिंग होती है हम लोग के पास, एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, पार्टीशनिंग इन ओएस इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट डिवाइड्स मेन मेमोरी इनटू कंटीन्यूअस सेक्शंस टू होल्ड प्रोसेसेस। Fixed partitioning uses predefined static partition sizes, causing internal fragmentation, and variable partitioning creates the partitions dynamically based on process size, eliminating internal fragmentation but potentially causing external fragmentation. अभी ये fragmentation क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग का पार्टीशनिंग। पहला वाला हम लोग का क्या है, फिक्स पार्टीशनिंग। अभी फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, हम लोग का जो भी मेमोरी रहेगा उसमें समझो अभी तुम लोग के पास 100 KB का मेमोरी है, सबसे छोटा वाला लेते हैं हम लोग, 100 KB का मेमोरी है, उसमें से 20 KB का हम लोग ओएस के लिए ये कर देते हैं, फिक्स कर देते कि इसमें 20 KB का ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इतना स्पेस हम लोग अलोकेट कर देंगे। बचा क्या हम लोग के पास 80 KB, तो हम लोग का ये क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा इक्वल पार्ट में। अभी 80 KB को उसको क्या करेगा, वो 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा, 20 के 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये बाद में कभी चेंज नहीं होगा, जब भी हम लोग का सिस्टम बनता है उसी टाइम पे हम लोग का ये फिक्स पार्टीशनिंग होता है, वही टाइम पे हम लोग का मेमोरी डिवाइड हो चुका होता है। ठीक है, तो समझो
ये देखो, ये हो गया हम लोगों का फिक्स साइज पार्टीशन। क्या है यहाँ पे हम लोग को, ये मेमोरी है हम लोग के पास, ठीक है। ये मेमोरी को हम लोगों ने क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लॉक साइज कितना का है, ये 4 MB का है, 8 MB का है, ये भी 8 MB का, और ये 16 MB का है। 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें से फर्स्ट प्रोसेस कितने MB का है, 3 MB का है। सेकेंड प्रोसेस है 7 MB का, थर्ड प्रोसेस भी है 7 MB का, और फोर्थ प्रोसेस है हम लोग के पास 14 MB का। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे साइज था उस साइज के हिसाब से उसको ब्लॉक असाइन किया। 1 MB के लिए हम लोगों ने 4 MB वाला साइज असाइन किया। 1 MB के लिए हम लोग 16 MB वाला असाइन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। 8 MB वाला करेंगे क्या, नहीं, सबसे छोटा वाला यूज करेंगे, कौन सा, 4 MB वाला। अभी यहाँ पे देखो, ये 3 MB जो फ्री हो गया, इसको हम लोग किसी और को अलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉक हम लोग के फर्स्ट प्रोसेस के लिए हम लोग ने अलोकेट कर दिया है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, सेकेंड वाला प्रोसेस है 7 MB वाला, यहाँ पे हम लोग का फ्री कितना है, 1 MB, लेकिन ये 1 MB हम लोग किसी और प्रोसेस को अलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो किसके लिए असाइन किया हम लोगों ने, सेकेंड वाले प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास टोटल कितना फ्री है, यहाँ पे 3 MB है, यहाँ पे 1 MB, यहाँ पे 1 MB, और यहाँ पे 2 MB। कितना हो गया, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, मतलब हम लोग के पास टोटल 6 MB स्पेस बचा है, ठीक है। पर हम लोग ये किसी को अलोकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 ही ब्लॉक्स हम लोग के ब्लॉक हो चुके हैं, यहाँ पे हम लोग किसी और को अलोकेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये इंटरनल सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन मतलब क्या, स्पेस होते हुए भी हम लोग किसी और प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे अलोकेट नहीं कर सकते। अभी हम लोग के पास 6 MB का स्पेस अवेलेबल है, अगर हम लोग के पास एक प्रोसेस आता है जो 2 MB का है, उसको हम लोग यहाँ पे अलोकेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि चारों का चारों पार्टीशन हम लोग के ब्लॉक हो चुके हैं, 4 प्रोसेस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो ये हम लोग के पास स्पेस होके भी हम लोग वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है। ये हम लोग के फिक्स साइज पार्टीशन की वजह से हम लोग को ये प्रॉब्लम आता है इंटरनल सेगमेंटेशन का। समझा, फिक्स पार्टीशन मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग का मेमोरी रहेगा उसको हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कब डिवाइड करेंगे, जब सिस्टम क्रिएट होता है उसी टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग के पास जो भी प्रोसेस आएंगे उसको हम लोग वो ब्लॉक्स में असाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फिक्स पार्टीशनिंग। नेक्स्ट है हम लोगों का वेरिएबल पार्टीशन। अभी वेरिएबल पार्टीशन में क्या होता है, जब हम लोग के पास पूरा का पूरा मेमोरी अवेलेबल होता है, उसको डिवाइड नहीं किया हुआ होता है। फिक्स पार्टीशन में क्या होता है, उसको डिवाइड कर दिया रहता है ऑलरेडी। वेरिएबल में क्या होगा, हम लोग के पास पूरा मेमोरी अवेलेबल होगा, सिर्फ ओएस के लिए जो जगह रहता है वो ऑलरेडी डिसाइड रहेगा, इतना इतना जगह ओएस के लिए जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी बचा रहेगा, फर्स्ट प्रोसेस आ गया उसको जितना जगह लगेगा उतना उसको दे देंगे। फिर सेकेंड प्रोसेस आ गया, उसको जितना जगह लगा उसको उतना दे देंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, मेमोरी इज अलोकेटेड डायनेमिकली एट रन टाइम, पार्टीशंस आर क्रिएटेड एग्जैक्टली द साइज ऑफ द प्रोसेस रिक्वायरिंग मेमोरी। अभी फिक्स पार्टीशन में क्या था, हम लोग का प्रोसेस है 4 MB का और हम लोग के पास ब्लॉक था 7 MB का, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 MB का वेस्टेज हो गया। लेकिन वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या करेंगे, हम लोग 4 MB का अगर हम लोग के पास प्रोसेस है तो हम लोग 4 MB का ही जगह उसको अलोकेट करेंगे, ठीक है। और हम लोग का जो पार्टीशन होता है वो कब क्रिएट होता है, डायनेमिकली, मतलब जब प्रोसेस आता है उसके हिसाब से हम लोग का पार्टीशन क्रिएट होता है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस एलोकेशन। द ओएस अलोकेट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रिवेंटिंग इंटरनल सेगमेंटेशन। अभी वहां पे क्या होता था, फिक्स पार्टीशन में इंटरनल सेगमेंटेशन होता था। क्यों, मेमोरी होके भी हम लोग अलोकेट नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि वो पार्टीशन ऑलरेडी फिक्स थे और हर एक पार्टीशन में एक एक प्रोसेस ऑलरेडी था, है ना। तो यहाँ पे वो वाला प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये क्या करता है, जितना जरूरत है उतना ही मेमोरी अलोकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की, वो कैसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ये हम लोग का 32 MB का एक स्पेस है, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने 6 MB का ओएस को दे दिया, ठीक है। अभी हम लोग के पास फर्स्ट प्रोसेस आया, कितने MB का है वो, 8 MB का है, ठीक है। 8 MB का प्रोसेस है तो हम लोगों ने क्या किया, 8 MB उसको दे दिया, बचा कितना अपने पास 18 MB, ठीक है। अभी सेकेंड प्रोसेस आया, सेकेंड प्रोसेस कितने MB का था, 10 MB का, हम लोगों ने क्या किया, उसको उतना अलोकेट कर दिया। अभी बचा कितना अपने पास, 8 MB बचा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास आया फिर से एक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, थर्ड वाला प्रोसेस, वो कितने MB का है, 3 MB का है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सॉरी हम लोग के पास थर्ड वाला प्रोसेस आया वो कितने MB का है, 4 MB का। हम लोगों ने क्या किया, फिर अभी उतना स्पेस उसको अलोकेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग का सेकंड वाला जो प्रोसेस था वो
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गैप आ गया हम लोग के पास 10 MB का। ठीक है, 10 MB का गैप आ गया। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस हम लोग, थर्ड प्रोसेस हम लोग का चालू हो गया 4 MB का। फिर से फोर्थ वाला प्रोसेस आ गया कितने MB का, 6 MB का। अभी यहाँ पे 10 MB, यहाँ पे 4 MB है, तो कहाँ पे आप अलोकेट करेगा वो 10 वाले में, क्योंकि यहाँ पे ही जगह है। 6 MB का यहाँ पे दे दिया, बचा कितना यहाँ पे 4 MB, यहाँ पे 4 MB। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बचा कितना 8 MB, यहाँ पे 4 MB, यहाँ पे 4 MB। अभी हम लोग के पास टोटल कितना बचा हुआ है, 8 + 4 + 4 कितना हो गया, 16 MB का हम लोग के पास बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग के पास यहाँ पे एक प्रोसेस आ गया 10 MB वाला। यहाँ पे एक प्रोसेस आ गया हम लोग के पास 10 MB वाला, तो इसको हम लोग स्पेस अलोकेट कर पाएंगे क्या। यहाँ पे 8 MB वाला एक पार्टीशन है, 4 MB वाला है और एक 4 MB वाला है, तो हम लोग यहाँ पे उसको अलोकेट कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग के पास ऑलरेडी डेटा कितना अवेलेबल है, मेमोरी 16 MB का अवेलेबल है ना। फिर भी हम लोग ये 10 MB का डेटा, ये प्रोसेस अलोकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास वो वाला साइज का पार्टीशन है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आ जाता है हम लोगों का, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। फिक्स पार्टीशनिंग में क्या था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वैसे इसमें कौन सा प्रॉब्लम आ जाता है हम लोगों को, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, समझा ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द अटैक्स ऑन सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द वेज इन विच अ सिस्टम कैन बी अटैक। ठीक है, कौन से टाइप के हम लोग के सिक्योरिटी पे अटैक होते हैं। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, हम लोग जब भी पीसी या फिर लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे कुछ तो लॉगिन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन हम लोग जब करते हैं तो वो सिक्योर्ड है कि नहीं, और अगर वो सिक्योर्ड है तो फिर वो कैसे सिक्योर्ड है, वो सब हम लोग का क्या सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, इस सिक्योरिटी पे कौन से टाइप के अटैक्स हो सकते हैं वो हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है। देखो फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट अटैक क्या है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है, जब भी आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी या पासवर्ड पूछा जाता है ना। उसका मतलब आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि आप वही हो क्या जो लॉगिन कर रहे हो। आपको ही पता होता है ना आपके एप्लीकेशन का पासवर्ड, है ना। हम लोग पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे कैसे अटैक हो सकता है, बाय स्टीलिंग एंड यूजिंग समबडी एल्स पासवर्ड एंड देन यूजिंग इट। अभी आप कभी कभी पासवर्ड डालते हो, अपने फ्रेंड बैठा है या फिर कोई तो बैठा है, उसके सामने अगर आप पासवर्ड डाल दो तो वो कभी कभी ध्यान में रख सकता है ना। इसके मतलब इसकी वजह से आपका डेटा चोरी हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसने आपका पासवर्ड देख लिया, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, यूज ऑफ वेंडर सप्लाइड पासवर्ड विच कैन बी यूज बाय ओनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। मतलब जब कभी कभी हम लोग एप्लीकेशन जब भी लेते हैं तो उसके साथ जो पासवर्ड मिलता है वो पासवर्ड हम लोग चेंज नहीं करते, तो वो पासवर्ड की वजह से भी हम लोग के सिस्टम पे अटैक हो सकता है। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग पासवर्ड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी हम लोग का मोबाइल है, लॉक्ड है, किसी को हम लोग का मोबाइल खोलना है तो वो क्या करेगा, रैंडमली कुछ तो पासवर्ड डालेगा, है ना। तो ऐसे ट्रायल एंड एरर करते करते कभी कभी हम लोग का मोबाइल ओपन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी अटैक हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इफ ए यूजर लॉग्स ऑन एंड देन गोज ऑफ एन इंट्रूडर कैन यूज दैट टर्मिनल। हम लोग लॉगिन करते थे पीसी पे, समझो किसी चीज पे, हम लोग ने बैंक के वेबसाइट पे लॉगिन कर दिया और हम लोग को कुछ काम आ गया, हम लोग चले गए, भूल गए उसको बंद करना, कोई दूसरा आ गया हम लोग की जगह पे बैठ गया, उसको सब एक्सेस मिल जाता है, उसकी वजह से भी अटैक हो सकता है। नेक्स्ट है राइटिंग डमी लॉगिन प्रोग्राम्स टू फूल द यूजर। मतलब कभी कभी क्या होता है, बैंक की एक डिक्टो वेबसाइट बनाया जाते हैं, मतलब एकदम सेम होता है, समझ में ही नहीं आता कि वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो ऐसे ही वेबसाइट पे हम लोग कभी कभी लॉगिन कर देते तो हम लोग का डेटा चोरी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का, ब्राउजिंग। ब्राउजिंग मतलब इन सम सिस्टम देयर एग्जिस्ट फाइल्स विद एक्सेस कंट्रोल्स व्हिच आर वेरी परमिसिव। हम लोग ब्राउज करते हैं, मतलब ब्राउजर पे हम लोग जब ओपन करते हैं तो कभी कभी हम लोग पासवर्ड डालने के बाद हम लोग को ऑप्शन आता है सेव पासवर्ड। हम लोग अगर वो पासवर्ड सेव कर देते हैं तो वो वाला जो जहाँ पे हम लोग का पासवर्ड सेव होता है वहां पे भी अगर कोई किसी ने अटैक कर दिया तो आपके सारे पासवर्ड उसको मिल सकते हैं। ठीक है, then one can browse through the system file to get this information, after which unprotected files or database will be easily accessed. Then confidential information could be read or even modified. जो हम लोग के पासवर्ड सेव किए रहते हैं वो वाला फाइल अगर किसी को मिल गया तो फिर आपके सारे पासवर्ड उसके पास चले जाएंगे, तो उसकी इस तरह से उसका अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का ट्रैप डोर्स। ट्रैप डोर्स क्या होता है
sometimes software engineers leave some secret entry point to modify program, they are called trapdoors। मतलब जब भी कभी कभी हम लोग सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसको अपडेट करने के लिए या फिर उनको कभी कोई प्रॉब्लम आया तो उसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ ट्रैपडोर्स रखते हैं। वो ट्रैपडोर्स अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो उसका मिसयूज कर सकते हैं, उससे हम लोग के सॉफ्टवेयर पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डेटा कैप्चर। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब डेटा टाइप करते हैं पीसी पे या लैपटॉप पे, कभी कभी डेटा टाइप करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डेटा कैप्चर का यूज करके, मतलब कोई तो टैप वायर वगैरह ही रहता है, उसका यूज करके वो क्या करेंगे, हम लोग जो भी एंटर कर रहे हैं उसको वो कैप्चर कर लेंगे रेडिएशंस के थ्रू, उससे उनको अपना पासवर्ड मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनवैलिड पैरामीटर। पासिंग इनवैलिड पैरामीटर्स में कॉज सीरियस सिक्योरिटी वायलेशंस। मतलब इनवैलिड पैरामीटर्स मतलब क्या करेंगे, आपका जो लॉगिन आईडी रहेगा उस पर इनवैलिड पैरामीटर्स भेज देंगे ताकि वो ब्लॉक हो जाए, फिर वो जब आप अनलॉक करने जाओगे तो वहाँ पे वो अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइन ट्रैपिंग। अ स्पेशल टर्मिनल यूज टू टैप इनटू अ कम्युनिकेशन लाइन, इट कॉजेज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा। मतलब हम लोग का डेटा जब हम लोग टाइप करते हैं तो वो जाता है वहाँ अपने वेबसाइट पे, तो जहाँ वो जो लिंक होता है अपने यहाँ एंड से वेबसाइट तक जाने का, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ट्रैपिंग रख सकते हैं, मतलब लाइन ट्रैप कर सकते हैं। वो ट्रैप करके वो लोग क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें से अपना डेटा ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेस्ट रिकवरी। बाय यूजिंग सब टेक्निक डिलीटेड फाइल्स कैन बी रिकवर्ड, पासवर्ड में बी रिकलेक्टेड। नेक्स्ट है रो सॉफ्टवेयर। सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक वर्म्स वायरसेस अटैक सिस्टम। मतलब ये जो वायरस पता देगा तुम लोगों को, वायरस हम लोग के सिस्टम में अगर घुस गया तो हम लोग के सिस्टम की पूरी वाट लगा देता है। कैसे, वो क्या करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस खा लेता है अपने पीसी में। इसका यूज़ करके भी हम लोग के सॉफ्टवेयर की वाट लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का फर्स्ट वाले चैप्टर के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। अभी सेकेंड वाले चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर। अभी डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, डेटा मतलब क्या होता है बेसिकली, डेटा मतलब कोई भी एक इंफॉर्मेशन होगी, लाइक तुम लोग के कॉलेज का इंफॉर्मेशन, कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर, वो सब एक इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक है, अभी ये डेटा अलग अलग टाइप के होता है ना, कोई नंबर्स न्यूमेरिक टाइप का होता है, या फिर ये फ्लोटिंग टाइप का, मतलब फ्लोटिंग मतलब डेसिमल में होता है ना, तो अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। तो हम लोग वो डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हम लोग के पास। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव में क्या आता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन। इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर मतलब क्या, जस्ट अ सेकेंड। इंटीजर मतलब क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर वाले हम लोग के पैरामीटर्स देते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का फ्लोट। फ्लोट मतलब जो भी डेसिमल के फॉर्म में हम लोग के पास डेटा देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब नेम, किसी की स्टूडेंट का नेम हो गया या फिर किसी प्लेस का नेम हो गया, वो सब हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स ऐसे टाइप का एंट्रीज जब देता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बुलियन डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव में भी दो टाइप से, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, स्टैटिक है, डायनेमिक है। स्टैटिक में क्या आता है, एरे। एरे मतलब स्टैटिक और डायनेमिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक में मतलब फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। डायनेमिक कैसा रहता है, हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज होता रहता है वो। ठीक है, अभी अरे मतलब क्या होता है, अरे में क्या होता है, ऐसे टाइप का तुम लोग के पास एक अरे रहेगा, इसमें तुम लोग ऐसा डेटा स्टोर करते जाओगे। ठीक है, लेकिन अरे में क्या होता है, तुम लोग सेम टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हो। एक अगर ये एक तुम लोग के पास अरे है तो इसमें अगर तुम लोगों ने इंटीजर सेव किया 0 तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर पाओगे, यहाँ पे तुम दूसरा और कुछ नहीं स्टोर कर पाओगे। ठीक है, अरे में क्या होता है, एक ही साइड से डेटा सब आता जाता है। ठीक है, अगर हम लोग को निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, समझो हम लोग को 2 निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले 0 निकालना पड़ेगा, 1 निकालना पड़ेगा,
उसके बाद हम लोग 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ से एंट्री करेंगे वहां से ही हम लोग को अरे में से डेटा निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अरे के लिए हम लोग के पास स्पेस अलोकेट किया जाता है। हम लोग अरे डिफाइन करना पड़ता है। अरे को डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग को समझो, अगर 5 इंटीजर स्टोर करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 5 स्पेस मांग लेंगे हमारे मेमोरी से। तो ये हम लोग को मेमोरी में अलोकेट हो जाएगा 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 5 स्पेस हम लोग को अलोकेट हो गया अरे के लिए। ठीक है, समझा। नेक्स्ट आता है हम लोग का लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं हमारे डेटा के। यहाँ पे हम लोग का डेटा स्टोर होता है, हमने यहाँ पे 5 नंबर स्टोर किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया एक, फिर नेक्स्ट आ गया एक, ऐसे उन्होंने 2-3 डेटा स्टोर कर दिए। अभी ये वाला जो डेटा स्टोर हुआ है इसका नंबर है समझो अगर 0। ठीक है, इसका है 1, इसका है 2। ये हर एक का 2-2 पार्ट में डिवाइड होता है। अभी ये जो लिंक लिस्ट होता है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला कॉलम रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का डेटा एंटर करते हैं। और ये सेकंड वाला रहता है उसमें क्या करेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट डेटा है उसके मेमोरी का यहाँ पे नंबर लिखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट डेटा समझो 6 है, वो कहाँ पे स्टोर है, 1 वाले मेमोरी में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। जो हम लोग का मेमोरी है उसका एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, तो क्या करेगा, ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, अभी हम लोग का 6 है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का डेटा कहाँ पे, सेकेंड वाले मेमोरी पे। ठीक है, तो इसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे समझो डेटा है हम लोग का 10, ये हम लोग का लास्ट डेटा है, इसके आगे हम लोग का डेटा नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला जो रहेगा उसमें यहाँ पे नल आएगा। नल मतलब आगे कुछ भी नहीं है। सॉरी, लिंक लिस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग के पास 2 कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं। पहले वाले में डेटा रहता है और सेकंड वाले में क्या रहता है, जहाँ पे हम लोग का डेटा स्टोर हो जाएगा वहाँ का मेमोरी एड्रेस रहता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लिंक लिस्ट। नेक्स्ट आता है हम लोग का स्टैक। नेक्स्ट आता है हम लोग का स्टैक। स्टैक में क्या रहता है, ऐसे टाइप का हम लोग का डेटा रहता है, ऐसे डेटा स्टोर होता है। मतलब यहाँ पे एक एक करके डेटा ऐड होता जाता है। डायनेमिक है ये। डायनेमिक मतलब आप जैसे ही डेटा डालोगे उसका स्पेस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, अगर नेक्स्ट डेटा आ गया 6 तो ये फिर से ऐसे ऊपर बढ़ेगा, ऐसे वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे डेटा आता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में जाएगा उसको हम लोग पहले निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का क्यू। क्यू क्या होता है, एरे के जैसा ही होता है हमारा क्यू भी। ऐसे हम लोग का डेटा स्टोर होता जाता है हम लोग के क्यू में। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग का डेटा स्टोर होता है। अभी एरे में क्या होता है, हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है कि हम लोग को इतना इतना स्पेस चाहिए। लेकिन क्यू में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग का डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो आगे 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 बढ़ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग को और डेटा ऐड करना है, हम लोग के पास इतना है, और ऐड करना है वो और बढ़ा सकता है। लेकिन एरे में क्या होता है, अगर यहाँ इतना डेटा हम लोग के पास है तो हम लोग उसमें और ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्री और ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ट्री। ट्री देखते हैं हम लोग। ट्री वाला पार्ट बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों का, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 6 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। मतलब जो भी हम लोग के डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखे उसमें हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या आता है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब हम लोग का जो डेटा स्टोर हुआ है, क्या क्या डेटा है हम लोग के पास, उसमें से हम लोगों को गो थ्रू करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग। मतलब हम लोग के पास बुक है, बुक में क्या क्या है वो पढ़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, बुक में ट्रैवर्स कर रहे हैं। क्या दिया यहाँ पे, एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस टू प्रोसेस इट। एग्जाम्पल, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे बाय 6।
हम लोग चेक करते जा रहे हैं हम लोग के एलिमेंट को, और क्या कर रहे हैं हम लोग उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट को हम लोग चेक करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग मतलब हम लोग के पास ऑलरेडी डेटा है, उसमें हम लोग को न्यू डेटा ऐड करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्ट। नेक्स्ट आता है डिलीट। हम लोग को कोई भी डेटा, कुछ भी एक चीज, मतलब अरे में कुछ तो एक पार्ट है हम लोग को नहीं चाहिए, उसको हम लोग को डिलीट करना है, वो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्च। सर्च मतलब होगी हम लोग के पास एरे है, हम लोग को सेकंड वाले पोजीशन में कौन सा डेटा है वो हम लोग को सर्च करना है, हम लोग क्या करते हैं उसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉर्ट। सॉर्ट मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। नेक्स्ट आता है मर्जिंग। मर्जिंग मतलब दो एरेस को कंबाइन करना, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मर्जिंग टू सॉर्टेड अरेज इनटू अ सिंगल सॉर्टेड अरे। मतलब हम लोग के पास दो अरेज है जो ऑलरेडी सॉर्ट किए हुए, हम लोग दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा हम लोग का मर्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ट्री। अभी ट्री क्या होता है, द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू लिंक लिस्ट इन दैट ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड कैन बी लिंक टू अदर नोड्स। मतलब ये लिंक लिस्ट के जैसा होता है। लिंक लिस्ट हम लोगों ने देखा क्या था, नोड्स देते हैं, उसमें क्या रहता है, पहले वाले में हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, और सेकंड वाले में सेकंड का एड्रेस स्टोर करते हैं। सेम ट्री में भी वैसे ही रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, ऐसे यहाँ पे एक नोड रहेगा, हम लोग के पास ऐसे एक नोड रहेगा, यहाँ पे कुछ तो डेटा स्टोर किया रहेगा, फिर इसका लिंक रहेगा किसी और के साथ, इसका लिंक रहेगा किसी और के साथ, इसका भी किसी और के साथ। मतलब एक ही डेटा को हम लोग 2-3 इसके साथ लिंक कर सकते हैं हम लोग के ट्री में। क्या लिखा है यहाँ पे, we have previously covered all data structures like array, linked list, tag, QZ हम लोगों ने देखा। These are all linear structures, which means that each element follows directly after another in a sequence। क्या रहता है, एक के पीछे एक डेटा स्टोर किया रहता है। लेकिन ट्री में क्या रहता है, ट्री however are different। In a tree, a single element can have multiple next element। यहाँ पे देखो एक ही हम लोग के पास ब्रांच है, इसके अलग अलग इसको पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक हो सकता है, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, या फिर अरे में, स्टैक में, क्यू में क्या होता है, एक के पीछे एक डेटा स्टोर हुआ रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक ही इसके आगे कितने सारे डेटा स्टोर हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक ही रूट्स के हजारों ये बन सकते हैं, हम लोग के ब्रांचेस बन सकते हैं, ठीक है। ट्री, अ सिंगल एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल नेक्स्ट एलिमेंट्स अलोइंग द डेटा स्ट्रक्चर टू ब्रांच आउट इन वेरियस डायरेक्शंस। मतलब हमारे इस नोड को अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग ब्रांच दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग ट्री क्या होता है। देखो ये हम लोग का एक ट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो सबसे ऊपर होता है ट्री में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। रूट के बाद जो आता है हम लोग के अलग अलग डेटा आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम लोग के पास एक ब्रांच है, उसको ब्रांच के हम लोगों ने ले लिया, उसके ऊपर जो रहेगा, ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पेरेंट नोड रहेगा, और उसके नीचे जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, हम लोग के चाइल्ड नोड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हम लोग का पेरेंट नोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, हम लोग के चाइल्ड नोड्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, फिर उसके के चाइल्ड हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो ये पेरेंट आ जाएगा और ये हो जाएंगे उसके चाइल्ड नोड्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हम लोग का सब ट्री। सब ट्री मतलब हम लोग का ये पूरा ट्री है, उसमें से हम लोगों ने ये वाला पार्ट निकाल दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का सब ट्री। और जो एकदम एंडिंग में रहते हैं, एकदम एंडिंग में जो भी नोड्स रहते हैं उनको आगे, उनके आगे कुछ भी नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ नोड्स, ठीक है। उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो एकदम एंड में है ट्री के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ नोड्स। और एक ही पेरेंट्स के जो भी चाइल्ड रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। जैसे तुम लोग भाई बहन रहोगे, तुम लोग के पेरेंट्स एक ही रहेंगे ना, एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। एक पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों सिबलिंग हो जाएंगे, ठीक है। समझा ये ट्री क्या होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का द फर्स्ट ट्री इज कॉल्ड रूट नोड। ये हम लोगों ने देखा, पेरेंट नोड क्या होता है, चाइल्ड वगैरह क्या होता है, ठीक है। अ ट्री हाइट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड टू अ लीफ नोड। द हाइट ऑफ द ट्री अबव इज 2। यहाँ पे जो ट्री है हम लोगों का, इसका हाइट कितना है हम लोगों का, 0 1 2 3। इसका हाइट कितना आएगा हम लोगों का, 3 आएगा। क्यों, ये क्या है, 0 है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। रूट से लेके कितने लेवल तक आ गए हम लोग, 3rd लेवल तक आ गए, इसका मतलब इसका हाइट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास,
द ट्री साइज द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री। ट्री का हाइट क्या होता है, साइज क्या होता है, सब हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग को बाइनरी ट्री। ये क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में आता है। बाइनरी ट्री हम लोग को ड्रॉ करना होता है। अभी बाइनरी ट्री कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है ऑलरेडी, कैसे ड्रॉ करना है हम लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, रूट मानेंगे। इक्वल टू को सबसे ऊपर लेना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ले लिया, यहाँ पे दिया है, ठीक है। जो इक्वल टू की ये बाजू में आएगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा, और इक्वल टू के राइट साइड में आएगा वो ट्री के राइट साइड में जाएगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, y जाएगा, ठीक है। अभी इसके राइट हैंड साइड में ये वाला पार्ट है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो पार्ट है हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स देखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स के लिए क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके रेस टू में 3/2 है ना। तो ब्रैकेट के रेस टू में जो रहेगा वो राइट हैंड साइड में जाएगा, और जो ब्रैकेट रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। रेस टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरो का यूज करेंगे, ठीक है। रेस टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरो का यूज करेंगे, ठीक है। एरो मतलब रेस टू के ऊपर जो है 3/2 वो क्या करेगा, एरो के राइट हैंड साइड में जाएगा, और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो क्या जाएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। अभी ये जो 3/2 है ये क्या है, 3/2 है ना। तो क्या करेंगे, डिवाइड वाला पार्ट ले लेंगे हम लोग, डिवाइड विथ 3 लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और 2 डिवाइड के राइट हैंड साइड में, तो 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी ये बचा क्या हम लोग का, a - b - c प्लस a प्लस b - c। अभी इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस वाला साइन है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, 3/2 के लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा पार्ट है, तो प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है। प्लस आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आएगा, और ये वाला पार्ट है वो राइट हैंड साइड में जाएगा। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, a - b - c। तो a - b को 1 कंसिडर कर लेंगे और -c को 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, दोनों के बीच में माइनस है, c आ जाएगा उसके राइट हैंड साइड में, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस के a - b, इससे हम लोग माइनस ले लेंगे। माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a है, तो a आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इधर का एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, प्लस के ए साइड वाला। अभी प्लस के राइट हैंड साइड में क्या क्या आएगा, a प्लस बी को एक कंसिडर कर लो, माइनस सी को, यहाँ पे एक माइनस आ गया। राइट हैंड साइड में क्या था, सी था, यहाँ आ गया सी। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, a प्लस बी, तो यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस, प्लस को ले लेंगे, प्लस के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, a, और राइट में क्या आ जाएगा, b। क्लियर है, समझा सबको, आ गया हम लोग का आंसर सेम। बाइनरी ट्री मतलब क्या होता है, हर एक रूट के या फिर हर एक नोड के 2 ही बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हर एक नोड के लिए 2 बच्चे हैं, हर एक नोड के लिए 2 है, इसके 2 है, नीचे 2 ही ब्रांचेस बन रहे, 2 से ज्यादा उसके ब्रांचेस नहीं बन रहे। उसके नीचे और ब्रांच है, लेकिन उसके अभी थर्ड वाला एरो आ रहा है कि किसी भी नोड के लिए थर्ड एरो है क्या, नहीं है, 2 ही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग C++ प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, क्योंकि ये मतलब थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। देखते हैं, जितना ट्राई करते हैं, जितना कवर हो सकता है उतना। C++ प्रोग्रामिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लोग का व्हाट इज क्लास, एक्सप्लेन द जनरल फॉर्म ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। अभी हम लोग का क्लास क्या होता है, C++ में क्लास होता क्या है। हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्राम डिफाइन करते हैं C++ में, तो उसके हम लोग को पहले क्लास डिफाइन करना पड़ता है। क्लास में हम लोग क्या करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, देखो हम लोग के पास एग्जांपल है क्लास। क्लास क्या होता है, क्या होता है क्लास, हम लोग जो भी फंक्शन क्रिएट करने वाले, हम लोग को जो भी काम करना है, हम लोग का जो भी कोड बना दे, किसके लिए बना दे, समझो मल्टीप्लिकेशन करना है 2 नंबर्स का, ठीक है। तो वो 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो वो फंक्शन हम लोग कहाँ पे डिफाइन करेंगे, हम लोग के क्लास में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्लास में क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस होता है, मतलब जो भी हम लोग को फंक्शन क्रिएट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है, ऐसे 2-3 फंक्शंस हम लोग को करने हैं,
वो सारे फंक्शंस हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, उसको सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और उसका जो काम रहेगा वो क्लास के बाहर हम लोग करेंगे। मतलब वो एक्चुअल काम क्या करेंगे वो हम लोग क्लास में नहीं लिखेंगे। क्लास में क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ हम लोग के क्या क्या फंक्शंस हम लोग यूज करने वाले वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्लास में दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक प्राइवेट आता है, एक पब्लिक आता है। प्राइवेट मतलब ये क्लास के अंदर ही वो हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर हम लोग प्राइवेट वाला पार्ट यूज नहीं कर सकते। पब्लिक में जो भी हम लोग चीज डिफाइन करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बुला सकते हैं पब्लिक वाले पार्ट को, लेकिन प्राइवेट वाले पार्ट को हम लोग यूज नहीं कर सकते क्लास के बाहर, ठीक है। देखो क्या दिया है, क्लास इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएट फंक्शंस टुगेदर। हम लोग क्लास में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं हम लोग को क्या क्या डेटा लगने वाला है, क्या क्या फंक्शंस लगने वाले हैं, ठीक है। इट अलाउज द डेटा टू बी हिडन इफ नेसेसरी फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। मतलब प्राइवेट का यूज करके वो क्या करता है, हिडन कर सकता है, उसका जो भी डेटा देगा वो इसको हिडन कर सकता है। When defining a class, a new abstract data type can be created that is treated like any other built-in data type। मतलब न्यू डेटा टाइप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब ऊपर से जाएगा, जिन्होंने पहले से नहीं किया होगा, जिन्होंने पहले से किया रहेगा उनको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, जनरली अ क्लास स्पेसिफिकेशन हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट है क्लास डिक्लेरेशन एंड क्लास फंक्शंस डेफिनेशन। हम लोग क्लास क्रिएट करते तभी क्या करते हैं, सिर्फ डिफाइन डिक्लेयर करते कि हम लोग ये हम लोग यूज करने वाले। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि हम लोग ये क्या क्या यूज करने वाले हम लोग के क्लास में, ठीक है। द क्लास डिक्लेरेशन डिस्क्राइब्स द टाइप एंड स्कोप ऑफ इट्स मेंबर। क्लास फंक्शन डेफिनेशंस डिस्क्राइब्स हाउ क्लास फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन, हम लोग क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास लिखते हैं, वो पब्लिक प्राइवेट लिख देते हैं हम लोग क्या क्या है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का एग्जाम्पल ऑफ क्लास डिक्लेरेशन वुड लुक लाइक। हम लोग का एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया, समझो उन्होंने एक क्लास डिफाइन कर दिया आइटम, ठीक है। आइटम में हम लोग कौन से फंक्शंस यूज करने वाले वो हम लोगों ने डिक्लेयर किए यहाँ पे, और कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं। हम लोग को क्या क्या लगेगा, ये वाले आइटम वाले क्लास में नंबर लगेगा, कॉस्ट लगेगा, ठीक है। और हम लोग क्या क्या फंक्शंस यूज करेंगे, गेट डेटा और पुट डेटा। मतलब ये हम लोग ये वाले फंक्शन में एक्चुअली क्या करने वाले वो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ डिफाइन करते हैं हम लोग के क्लास में। हम लोग के फंक्शन जो हम लोग यूज करने वाले हैं या फिर जो भी डेटा टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिफाइन कर दे कि हम लोग को ये चाहिए, ठीक है। और हम लोग ये फंक्शंस को क्लास के बाहर यूज करते हैं, बाहर उनको हम लोग एक्सप्लेन करते कि हम लोग उसके अंदर क्या करने वाले, ठीक है। समझा यहाँ तक, ठीक है। द कीवर्ड क्लास स्पेसिफाइज दैट व्हाट फॉलोज इन एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्लास नेम। मतलब क्लास में क्या डिफाइन किया जाता है कि हम लोग के इसमें अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या लगने वाला है हम लोगों को। द बॉडी ऑफ अ क्लास इज एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस एंड टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। मतलब जो क्लास के अंदर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के बीच में रहेगा, और क्या रहेगा एंडिंग में सेमीकोलन देना पड़ेगा। सेमीकोलन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, ठीक है। अगर सेमीकोलन नहीं देंगे तो हम लोग का कोड एरर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का दे आर जनरली ग्रुप्ड अंडर टू सेक्शंस नेमली पब्लिक एंड प्राइवेट। हम लोगों ने अभी देखा पब्लिक प्राइवेट क्या होता है। द मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली फ्रॉम विद इन द क्लास। जो प्राइवेट हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो हम लोग सिर्फ क्लास में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। फिर नेक्स्ट है द पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। मतलब हम लोग क्लास के प्राइवेट पब्लिक पार्ट में जो भी डिफाइन करेंगे वो हम लोग क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। If both the visibility labels are missing, then by default the members of the class are private. Such a class is completely hidden from outside world and does not serve any purpose. अभी क्लास के अंदर हम लोग कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब हम लोग उसको प्राइवेट कंसिडर करते हैं, हम लोग उसको बाहर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे क्लास का कुछ भी मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज है वो सब प्राइवेट है, हम लोग उसको बाहर यूज ही नहीं कर पा रहे, तो उसका मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हम लोग प्राइवेट में क्या यूज कर रहे हैं और पब्लिक में क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड सो। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, अभी हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लास में हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि हम लोग को ये वाला टाइप डेटा टाइप लगेगा, इंटीजर वाला या फिर फ्लोटिंग वाला, ठीक है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हम लोग को ये चाहिए,
लेकिन जब हम लोग को वो मतलब इनिशिएट करना पड़ता है कि हम लोग को इसका डेटा 10 से चालू होना चाहिए, इंटीजर का वैल्यू हम लोग को 10 से चालू होना चाहिए। अगर हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते तो इंटीजर का कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब उसका इनिशियल वैल्यू हम लोग को पता नहीं रहता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टर करता है। क्या लिखा है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। Its task is to initialize the objects of its class. It is special because its name is same as that of the class to which it belongs. मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों भी सेम होता है। ठीक है, द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड whenever an object of its associated class is created. मतलब जब भी हम लोग जो क्लास का नाम से हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया रहेगा, वो क्लास का अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को अलग से इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसका और क्लास का नाम दोनों भी सेम होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। इसको कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, जो भी हम लोग को डेटा लगने वाला है, जो भी डेटा के मेंबर्स लगने वाला, मतलब इंटीजर, फ्लोट, जो कुछ भी लगने वाला है, उसको इनिशिएट करने का काम ये करता है हम लोग का कंस्ट्रक्टर। A constructor can never return any value, hence it is written with no return type. Even void is not written. मतलब कंस्ट्रक्टर जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसको रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न ही नहीं करता है ना, उसको वॉइड भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एग्जैक्टली करता क्या है हम लोग का? सिर्फ इनिशियलाइज करने का काम होता है और कुछ भी नहीं करता है, कुछ रिटर्न भी नहीं करता है और कुछ लेता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का whenever class contains a constructor like one above, it will initialize automatically whenever an object of that class is created. इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया है माई क्लास। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है माई क्लास। अभी ये क्या है? क्लास के जैसा ही इसका नाम है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया? सी आउट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इतना ही लिखा है हम लोगों ने उसमें। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? एक कमांड दिया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्या? सी आउट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इतना ही दिया हम लोगों ने। ठीक है, अभी हम लोगों ने मेन वाला प्रोग्राम डिफाइन किया, मेन वाला फंक्शन डिफाइन किया। इसमें क्या किया हम लोगों ने? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। ये जो हम लोग का क्लास है उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओबीजे। ठीक है, ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये वाला, इसको अगर हम लोग बोलते हैं प्रिंट, तो हम लोग को ये डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है, समझा? हम लोग को इसको अलग से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों ने क्या किया? ये वाले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हम लोग का ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, हम लोग को उसको अलग से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन और व्हाट आर द सिंटैक्स रूल फॉर राइटिंग कंस्ट्रक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखेंगे। द कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम एज द क्लास नेम। हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्टर का क्लास का नेम हमेशा सेम होता है। दे डिड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप्स, नॉट इवन वॉइड, एंड देयरफॉर दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज। हम लोग के कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, दे कैन नॉट बी स्टैटिक और वर्चुअल, वो स्टैटिक और वर्चुअल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन। वो प्राइवेट कभी नहीं होने चाहिए, हमेशा पब्लिक में ही हम लोग के कंस्ट्रक्टर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करते हैं ना। कैसे इन्वोक करते हैं? उसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। अगर वो प्राइवेट में करेंगे तो हम लोग उसको इन्वोक ही नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर रहता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है? जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के बाहर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसको हमेशा पब्लिक में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू अ डिराइव्ड क्लास कैन कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्ट फंक्शंस। ये इनहेरिटेंस वाला अलग एक है पार्ट, हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, लाइक अदर C++ दे कैन हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये सब हम लोग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग के कंस्ट्रक्टर के। नेक्स्ट आता है हम लोग का डिस्ट्रक्टर। अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर देख लिया, नेक्स्ट हम लोग का डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के एग्जैक्ट अपोजिट क्या काम क्या करता है? डिस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने क्यों यूज किया था? इनिशियलाइज करने के लिए, है ना। हम लोगों ने डेटा को कुछ तो वैल्यू दिया था, कुछ तो मेमोरी स्पेस लिया था हम लोगों ने, है ना। तो हम लोग का डिस्ट्रक्टर क्या करता है? जो भी हम लोगों ने मेमोरी स्पेस लिया था उसको फ्री करने का काम हम लोग का क्या करता है? डिस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, प्रोग्राम रन होने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग का डिस्ट्रक्टर वर्क करता है। ये क्या करता है? जो भी मेमोरी अलोकेट किया था वो फ्री करने का काम करता है। ठीक है, अ डिस्ट्रक्टर एज द नेम इम्प्लाइज इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के लिए जो जो यूज किया था हम लोगों ने, जो जो डेटा क्रिएट हुआ था वो क्या करता है? डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, द डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड implicitly by the compiler upon exit from the program to clean up storage that is no longer
एक्सेसिबल मतलब हम लोग का प्रोग्राम पूरा रन हो जाने के बाद वो जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, इसको बुलाता है हम लोग का मेमोरी फ्री करने के लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन गेट एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू विच इट बिलोंग्स गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब कब बुलाता है, जब भी जो भी हम लोग का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था उसका अभी यूज नहीं हो रहा है, मतलब पूरा खत्म हो गया वो, उसके बाद ही वो हम लोग का डिस्ट्रक्टर पिक्चर में आता है, ठीक है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर डिस्ट्रक्टर्स इन अ प्रोग्राम सिंस इट रिलीजेस मेमोरी स्पेस फॉर फ्यूचर यूज। मतलब कभी भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोगों ने अगर कंस्ट्रक्टर का यूज किया तो डिस्ट्रक्टर का यूज करना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग ने अगर वो किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका यूज करके ही हम लोग का मेमोरी फ्री होता है, ठीक है। तो कभी भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें डिस्ट्रक्टर का यूज करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है सिंटैक्स रूल फॉर राइटिंग द डिस्ट्रक्टर फंक्शन। अभी डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर सेम ही होता है, सिर्फ डिस्ट्रक्टर में एक ही डिफरेंस है, क्या, ये वाला सिंबल यूज होता है वहां पे डिस्ट्रक्टर में। ये वाला कौन सा वाला सिंबल यूज होता है, ये जो सिंबल है ये ऐसा करके एक सिंबल आता है, ये हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रक्टर का यूज कर, डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए उसका यूज करते हैं, ठीक है। A destructor function name is same as that of its class name, but it is preceded by a tilde. ये जो tilde है उसका हम लोग यूज करते हैं। It is declared with no return time since it can never return any value. सेम कंस्ट्रक्टर के जैसे रहता है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, ये वाला सिंबल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। It takes no arguments. It should have public access in the class declaration. हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, उसके नीचे ही डिस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों भी सेम ही है, सिर्फ ये वाले सिंबल का चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्ट्रीम क्लासेस। अभी ये जो फाइल स्ट्रीम है इसका यूज किस लिए होता है, जो भी हम लोग के फाइल्स है उसको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग ये वाले फंक्शंस का यूज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ठीक है। देखो क्या क्या पूछा हम लोगों को, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्ट्रीम क्लासेस। पहला है हम लोग का इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम किस लिए यूज करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग का फाइल रहेगा उसको रीड करने के लिए हम लोग इफ स्ट्रीम का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग के उस पे जो भी फाइल रहेगा उसको हम लोग को अपडेट करना रहेगा, उसको मॉडिफाई करना रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ऑफ स्ट्रीम का यूज करते हैं। और फाइल बफ का यूज करते हैं जब हम लोग को रीड भी करना है राइट भी करना है, दोनों एक साथ करना है, तभी फाइल बफ का यूज करते हैं। देखो क्या दिया है, प्रोवाइड इनपुट ऑपरेशंस दिस फाइल स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड टू रीड अ स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ फाइल। मतलब फाइल हम लोग को अगर रीड करना रहेगा तो इफ स्ट्रीम प्रोवाइड्स आउटपुट ऑपरेशंस। रीड मतलब हम लोग सिर्फ इनपुट दे रहे, सिर्फ पढ़ रहे। आउटपुट ऑपरेशंस मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं ना, तो हम लोग कुछ तो आउटपुट बना रहे उसका, ठीक है। उसके लिए हम लोग ऑफ स्ट्रीम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट्स पर्पस इज टू सेट द फाइल बफर्स टू रीड एंड राइट। मतलब हम लोग को रीड भी करना है राइट भी करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल बफ का यूज करेंगे। इट कंटेन्स क्लोज एंड ओपन एज मेंबर्स। ओपन भी चाहिए और क्लोज भी चाहिए। ओपन करने के बाद हम लोग को फाइल ओपन हो जाएगा रीड राइट करने के लिए, ठीक है। हम लोग का काम हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे। देखो ईच स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम में क्या क्या फंक्शंस है। प्रोवाइड्स इनपुट ऑपरेशंस एंड कंटेन्स ओपन विद डिफॉल्ट इनपुट मोड। इनहेरिट द फंक्शंस गेट, गेट इन, गेट लाइन, रीड, सिगजी एंड टेलजी। मतलब इसके अंदर ये फंक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं इफ स्ट्रीम के। और स्ट्रीम के अंदर ये हम लोग के फंक्शंस है कौन से, पुट, सिगपी, टेलपी, राइट, ठीक है। ये जो है सिगजी सेम है, सिगजी और सिगपी, और टेलजी और टेलपी सेम है, सिर्फ ये इनपुट के लिए और ये जो है रीड के लिए, ये क्या है राइट के लिए, ठीक है। एफ स्ट्रीम में क्या होता है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, कंटेन्स ओपन विद डिफॉल्ट इनपुट मोड, इनहेरिट्स ऑल द फंक्शंस फ्रॉम आई स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम क्लासेस विद आईओ स्ट्रीम। देखो गेट वाले फंक्शन में क्या होता है, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। मतलब जो भी फाइल रहेगा उसमें से क्या करेगा, गेट मतलब एक सिंगल कैरेक्टर उसको लेगा, हम लोग के फाइल में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वो लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गेट लाइन। गेट लाइन क्या करेगा, रीड्स एन एंटायर लाइन ऑफ द ट्रैक्स फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। मतलब जो भी हम लोग इनपुट देंगे उसमें से वो पूरा लाइन निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीड, रीड्स अ ब्लॉक ऑफ बाइनरी डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। देन आता है सिगजी, मूव्स द फाइल रीड पॉइंटेड टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। सिगजी क्या करेगा, हम लोग के पूरे फाइल में हम लोग को एक स्पेसिफिक जगह पे जाना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये वाला पढ़ना है, हम लोग यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं, माउस को मूव करते हैं, लेकिन कोड का यूज करके कैसे करेंगे, तो सिगजी का यूज करके हम लोग के कर्सर को वहां पे मूव करेंगे,
नेक्स्ट है टेलजी। टेलजी क्या करता है, रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल रीड पॉइंटर, मतलब हम लोग का कर्सर अभी कहाँ पे है, कौन से पोजीशन पे हमारे फाइल में, वो क्या करता है हम लोग को टेलजी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुट। राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम, मतलब हम लोग को कुछ तो मॉडिफाई करना है, एक ही सिंगल कैरेक्टर सिर्फ बदलना है उसमें, तो क्या करेंगे हम लोग पुट का यूज करेंगे। ठीक है, सिकपी। सिकपी क्या करता है, मूव द फाइल राइट पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। अभी सिकजी क्या करता था, हम लोग का सिर्फ कर्सर वहां पे लेके जाता है जहाँ पे हम लोग को चाहिए, जहाँ से हम लोग पढ़ सकते। फिर सिकपी क्या करेगा, वो भी सेम कर्सर को मूव करेगा, लेकिन वहां पे सिर्फ पढ़ सकते हैं हम लोग। सिकपी में क्या करेंगे हम लोग, चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट है टेलपी। टेलपी सेम टेलजी जैसा है, क्या करेगा ये, रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल राइट पॉइंटर, मतलब हम लोग का लिखने के लिए कर्सर कहाँ पे है वो हम लोग को बताएगा। नेक्स्ट आता है राइट। राइट्स अ ब्लॉक ऑफ बाइनरी डेटा टू द आउटपुट स्ट्रीम, हम लोग राइट का यूज करके हम लोग को जो भी डालना है इनपुट, मतलब जो भी हम लोग के फाइल में चेंजेस करने वो कर सकते हैं। ओपन क्या करता है, ओपन से फाइल इन स्पेसिफिक मोड, इनपुट आउटपुट और बोथ, मतलब इनपुट मतलब हम लोग को सिर्फ पढ़ने के लिए चाहिए, आउटपुट मतलब हम लोग को उसको चेंज करना है, या फिर हम लोग को दोनों भी करना है, पढ़ना भी और चेंज भी करना है। ये हम लोग क्या करते हैं, ओपन हम लोग को ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ओपन मतलब हम लोग के फाइल को वो ओपन करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर फ्रेंडली फंक्शंस, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये सी प्लस प्लस का, फ्रेंडली फंक्शन। फ्रेंडली फंक्शन अभी देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझो तुम लोग के पास एक ऐसा गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है, तो ग्रुप है गर्ल्स का, गर्ल्स का एक ग्रुप है और एक बॉय है यहाँ पे, ठीक है, जिसको ये वाले गर्ल पे क्रश है। ठीक है, लेकिन ये जो गर्ल्स है ये ग्रुप अपना अपने ग्रुप में ही रहता है, ये किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से मतलब बोलना चलना नहीं रहता है, सिर्फ अपने अपने इसमें रहते हैं, किसी और को वो इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन अभी इस बॉय को ये गर्ल पे क्रश आ गया, ठीक है, अगर उस पे क्रश आ गया तो वो क्या करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा, ये उसके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ पहले फ्रेंडशिप करेगा, है ना, उसके साथ फ्रेंडशिप करेगा। अगर इनके साथ फ्रेंडशिप हो गया तो इसके साथ आराम से बात कर सकता है ना। अगर वो अकेली को डायरेक्टली बोलने जाए उसको कान के नीचे भी बच सकता है ना, तो क्या करेगा, पहले ये जो फ्रेंड्स है उनके साथ फ्रेंडलीनेस बढ़ाएगा, फ्रेंडलीनेस करेगा, उसके बाद ही वो इसके साथ बात कर सकता है ना। डायरेक्टली इसके साथ बात करने जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, मार भी खा सकता है, इसलिए वो क्या करेगा, सेफ खेलेगा। क्या करेगा, सेफ खेलेगा, उस बाकी फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप करेगा तो उनके ग्रुप में एंटर हो जाएगा, उनके ग्रुप में एंटर होने के बाद वो लड़की से आराम से बात कर सकता है। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी, क्या है देखो, C++ allows the common function to be made friendly with more than one classes, thereby allowing the function to have access to private data of classes. Such a function need not be a member of any classes. मतलब हम लोग के क्लास में हम लोग अगर कुछ चीज प्राइवेटली डिफाइन करते हैं, हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा क्लास में अगर कुछ भी चीज प्राइवेटली डिफाइन होगा तो वो सिर्फ वो क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, है ना, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग ने फ्रेंड वाला वर्ड अगर यूज कर दिया क्लास के लिए, तो जो वो जिस क्लास का वो फ्रेंड है उस क्लास का प्राइवेट पार्ट भी वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, ग्रुप के अंदर उसने फ्रेंडशिप कर लिया तो सबके साथ वो ये कर सकता है, बात कर सकता है। सेम वैसे ही है, अगर कोई भी क्लास ने जो हम लोग का क्लास है उसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया तो उसके अंदर जो भी है वो क्लास के अंदर वो सबको वो एक्सेस कर सकता है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है। Non-member function cannot have access to the private data of the class. However, there could be a situation where user would like two classes to share a particular function. At this situation, friend function is used. मतलब कोई जो क्लास का जो मेंबर नहीं है वो पब्लिक पार्ट प्राइवेट पार्ट को यूज नहीं कर सकता है, बराबर। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंडली फंक्शन का यूज करके उसके प्राइवेट पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, है ना। प्राइवेट जो भी हम लोग वहां पे डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। टू मेक एन आउटसाइड फंक्शन फ्रेंडली टू अ क्लास, सिंपली डिक्लेयर द फंक्शन एज द फ्रेंड ऑफ द क्लास एज शोन बिलो। ये देखो कैसे दिखाया है उसको, देखो हम लोग को कोई भी क्लास को फ्रेंड अगर डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, फ्रेंड रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो भी फंक्शन है का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके आगे हम लोग फ्रेंड वाला वर्ड यूज कर देंगे। फ्रेंड वाला वर्ड अगर हम लोगों ने यूज कर दिया तो उस क्लास का वो क्या हो जाएगा,
फ्रेंड हो जाएगा तो उसके हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट में जो भी डिक्लेयर किया रहेगा उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का C++ का जो भी इंपॉर्टेंट था वो। C++ में एक और कंसेप्ट आता है ऊप्स कंसेप्ट, वो भी अच्छे से करके जाना, वो भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HTML। HTML मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है, एक लैंग्वेज है जिसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये कोई भी ऐसे एकदम मॉडिफाइड लैंग्वेज नहीं है कि मतलब एकदम स्टाइलिश वेबसाइट डिजाइन कर सके। हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं लेकिन बेसिक वर्जन में। ठीक है, अगर हम लोग को स्टाइलिश करना रहेगा तो उसके साथ साथ हम लोग को CSS का यूज करना पड़ता है। ठीक है, HTML में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली वेब मतलब डिजाइनिंग करते हैं हम लोग के वेब पेजेस का। ठीक है, इसमें कौन से टैग्स यूज होते हैं, हेड टाइटल बॉडी, ये 3 टैग हम लोग के HTML में आते ही आते हैं। ये 3 टैग सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी HTML का प्रोग्राम हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हेड टाइटल बॉडी ये 3 पार्ट आते ही आते हैं। ठीक है, टाइटल क्या होता है, टाइटल क्या होता है, कोई भी यूट्यूब वीडियो आप जब ऑन करते हो तो ऊपर आपको दिखता है ना कि आप कौन सा वीडियो देख रहे हो, वो उसका टाइटल होता है, वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉडी। बॉडी मतलब तुम लोग को क्या क्या चाहिए, पेज में क्या क्या दिखना चाहिए, वो सब हम लोग बॉडी में डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट। सब मतलब क्या होता है, सब मतलब क्या होता है, समझो तुम लोग को लिखना है H2, अब ये 2 नीचे चाहिए है ना, ये 2 को नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट में क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, H देन ये वाला सब वाला 2 लिखेंगे, देन क्लोज सब करेंगे। HTML में कोई भी टैग अगर तुम लोग लिखते हो तो उसको क्लोजिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टैग सिंगल नहीं होता है। अभी यहाँ पे मैंने वाक्य के लिखे नहीं है, लेकिन हर एक टैग के लिए क्लोजिंग टैग होना ही होना है। अगर वो क्लोज नहीं करोगे तो कोड एरर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को अगर H2O लिखना रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, H सबस्क्रिप्ट 2, मतलब ये 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सेम अगर सुपरस्क्रिप्ट से क्या, AB, समझो तुम लोग को लिखना है A12, ए के ऊपर चाहिए हम लोग को सुपरस्क्रिप्ट, मतलब ऊपर, हम लोग क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अभी कोई भी सेंटेंस है उसको अगर हम लोग को बोल्ड करना रहेगा तो हम लोग इसके अंदर वो सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडरलाइन। कोई भी टेक्स्ट को हम लोग को अंडरलाइन करना रहेगा तो यू वाला, इटैलिक के लिए I। हम लोग क्या करते हैं, GUI मतलब हम लोग का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है, हम लोग का जो वर्ड या फिर जो भी रहेगा, हम लोग जहाँ पे हम लोग डेटा एंटर करते हैं वहाँ पे डायरेक्टली दिया रहता है बोल्ड इटैलिक, उस पर क्लिक कर देते। लेकिन हम लोग जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम पे किसी भी चीज पे हम लोग को फोकस करना रहेगा, उसको बोल्ड करना रहेगा, तो हम लोग ये वाला चीज यूज करते हैं। अंडरलाइन कब करते हैं, वो चीज हम लोग को दिखानी रहेगी, हाईलाइट करनी रहेगी कि इस पे ध्यान दो, हम लोग अंडरलाइन का यूज करते हैं। इटैलिक मतलब स्टाइलिश करने के लिए, तो ये सब टैग्स यूज करते हैं हम लोग को वो सब चीज करने के लिए। हम लोग जैसे वर्ड में वगैरह हम लोग डायरेक्टली बटन पे क्लिक करके हो जाता है, वैसे इसमें नहीं होता है। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये टैग्स का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्री। प्री मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग प्री में अगर जो भी टाइप में हम लोग का डेटा एंटर करेंगे सेम वैसे के वैसे हम लोग का डिस्प्ले में दिखाएगा। समझोगा, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा IM, ऐसे कुछ तो लिखा, नीचे फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखा दिस इज नाइस, वेरी गुड, ऐसे सब आप लोगों को लिखा, आई एम हैप्पी, ऐसे लिखा। ठीक है, ऐसे अलग अलग सेंटेंस लिखे, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर बाद में समझो तुम लोगों ने यहाँ पे ऐसे स्पेस, यहाँ पे स्पेस दे दिया, स्पेस देके यहाँ पे लिखा हेलो। तो यहाँ पे जैसे लिखोगे सेम वैसे के वैसे तुम लोग को वहां पे दिखेगा। ठीक है, जैसे एक के पीछे एक नहीं आ जाएगा, सेम ऐसे कैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे पी का यूज, पैराग्राफ का यूज करते हो, प्री की जगह पे पैराग्राफ का यूज करते हो तो क्या करे, क्या हो जाएगा, ये जो लाइन्स है सब एक के बाद एक आ जाएंगी, ऐसे एक के नीचे एक नहीं आएंगी। तो प्री क्या करता है, जैसे हम लोग लिखेंगे सेम वैसे के वैसे वहां पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होता है, एड्रेस मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, कोई भी हम लोग को फाइल वगैरह ओपन करना रहेगा, ठीक है, तो उसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे डालते हैं। लिंक क्रिएट करते हैं हम लोग,
वो लिंक पे क्रिएट करने के बाद कहाँ पे जाता है, वो लिंक पे जाता है। इसके लिए लिंक के लिए नहीं, ये एड्रेस किस लिए यूज होता है, कोई भी फाइल हम लोग को अगर ओपन करना रहेगा, हम लोग को समझो अभी तुम लोग का एक इमेज स्टोर किया रहेगा, वो इमेज का एड्रेस हम लोग यहाँ पे देंगे एड्रेस में, तो उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग का वो इमेज ओपन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईएम। ईएम मतलब एम्फेसाइज करना। कोई भी समझो हम लोग के पास आई एम हैप्पी, समझो आई लव CS, इसे डाला हम लोगों ने। ठीक है, अभी लव वाला वर्ड अगर तुम लोग को एम्फेसाइज करना रहेगा, एम्फेसाइज करना है मतलब उस पर हाईलाइट करना है कि वो वर्ड दिखना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ईएम वाला वर्ड यूज करते हैं। अभी ईएम क्या रहता है, बोल्ड के जैसे ईएम रहेगा, अंडरलाइन बोल्ड रहेगा उसको, लेकिन क्या होगा, ये स्लाइटली से टिल्ट हो जाएगा इटैलिक के जैसे, तो तुम लोग बोलोगे फिर एम्फेसाइज का यूज क्यों करना है, इटैलिक का यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन देखो तुम लोग को पता रहेगा कि कोई कोई लोग रहते हैं जिनको दिखता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वेबसाइट कैसे सही करते देखते हैं, कैसे देखते हैं, जो भी वर्ड्स एम्फेसाइज किया रहेगा वो उनको जल्दी समझ में आ जाता है, तो हम लोग एम्फेसाइज का यूज करके क्या करेंगे, वो वर्ड्स को एम्फेसाइज करेंगे, मतलब वो फटाक से दिखना चाहिए, समझा, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए एम्फेसाइज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का मार्क्यू। मार्क्यू में क्या होता है, जो कोई भी हम लोग अगर समझो न्यूज चैनल वगैरह देखते हैं, न्यूज चैनल में क्या होता है, नीचे कंटिन्यूअसली न्यूज तुम लोग का चलता रहता है ना, वो क्या होता है ऐसे एक लाइन में से चलता रहता है ना, तो किसका यूज करके करते हैं वो लोग, मार्क्यू, मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। मार्क्यू में क्या होता है, जो भी हम लोग का ये टेक्स्ट रहेगा वो ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, एक ऐसे गोल 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 कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, हम लोग अगर इसको मार्क्यू में लिखेंगे तो ये ऐसे कंटिन्यूअसली तुम लोग को स्क्रीन पे चलता दिखेगा। ठीक है, समझा, ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, HTML लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग को अगर डेटा हम लोग का कुछ भी रहेगा उसको लिस्ट के फॉर्म में लिखना रहेगा। समझो अभी तुम लोग के पास कुछ चीजें हैं, लाइक तुम लोग के पास है नोटबुक्स है, पेन है, पेंसिल, ऐसे सब चीजें हैं तुम लोग के पास, उसको हम लोग को लिस्ट में लिखना है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, उसको नंबर आता है 1 2 3 4 ऐसे टाइप के नंबर्स में हम लोग देते हैं ऑर्डर लिस्ट में। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, मतलब उसको बुलेट्स के जैसा दिखाते हैं हम लोग, एक सर्कल आएगा, स्क्वायर आएगा, इसी टाइप के आएंगे अनऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में कैसे आएगा, नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 या फिर ABCD। ठीक है, ये डिफरेंस होता है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं OL का ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ठीक है, क्लोज OL। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग UL ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, इसके अंदर जो भी हम लोग आइटम्स लिखने वो हम लोग लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट के हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लिस्ट। नेक्स्ट आता है हम लोग का HTML टेबल। अभी हम लोग को अगर कोई भी टेबल क्रिएट करना रहेगा, ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, उसका देखते कैसे है। अभी एक टेबल है हम लोगों के पास, किसके लिए, कंपनी, इसके हेडिंग क्या है, कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री। यहाँ पे एक ऐसा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तीन दिए है ना हम लोगों को, यहाँ पे देखो 3 ही दिए है ना, जाएगा कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्री, ये आ गया। देन ये क्या लिखा है, अल्फ्रेड बटर किस्टी, जो लिखा रहेगा, ये आएगा मारिया एंडल्स, ये आएगा जर्मनी। ठीक है, ये आ गया वो सेंट्रो कमर्शियल जो रहेगा आगे। ठीक है, ये आ गया फ्रांसिस्को आगे जो रहेगा, और ये लास्ट है मेक्सिको। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग को दिया है कंपनी, देन आता है कॉन्टैक्ट एंड देन कंट्री। ठीक है, अभी हम लोग को टेबल क्रिएट करना रहेगा, तो क्या करेंगे, टेबल वाला टैग ओपन, टेबल वाला टैग क्लोज। ये आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग के रो डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग को कितने रो चाहिए वैसे हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे। अभी हम लोग जो भी टेबल क्रिएट करते हैं वो उसको ऐसे रो के हिसाब से करते हैं। ठीक है, कॉलम के हिसाब से नहीं करते, रो के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट वाला रो हम लोग टीआर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला रो आ गया टीआर। फर्स्ट वाले रो में हम लोग के पास 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, टीआर फर्स्ट कंपोनेंट लिख लिया, सेकंड लिख लिया, थर्ड लिख लिया, फिर ये टीआर क्लोज कर दिया। इसका मतलब हम लोग का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाला रो लिया। सेकंड वाले रो में कितने डेटा है हम लोग के पास? 3 है, 1 2 3 डेटा एंटर कर दिया। ये सेकंड वाला रो क्लोज हो गया। थर्ड रो स्टार्ट किया। थर्ड वाले रो में हम लोगों ने कितनी डेटा डाले? 1 2 3 डेटा डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? टीआर को क्लोज कर दिया, मतलब हम लोग का रो क्लोज हो गया। ये हम लोग के रोज क्रिएट हो गए, टेबल क्रिएट हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? टेबल को क्लोज कर देंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने टीडी लिखा और यहाँ पे टीएच लिखा है, ऐसा क्यों? ये जो हम लोग का कंपनी कॉन्ट्रैक्ट का कंट्री है, क्या हम लोग के पास टेबल का हेडिंग है, ये थोड़ा सा बोल्ड में आएगा जब हम लोग टीएच का यूज करते हैं। टीएच का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? ये जो पार्ट है इसको बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि ये क्या है? हम लोग का टेबल का हेडिंग है। नेक्स्ट ये टीडी क्यों यूज किया है? हम लोग के टेबल ये जो टेबल का रो है उसमें डेटा एंटर करने के लिए हम लोग टीडी का यूज करते हैं। ठीक है, ये कोड है हम लोग का टेबल क्रिएट करने के लिए। कोई भी टेबल हम लोग को क्रिएट करना रहेगा तो टेबल ओपन क्लोज करेंगे। बाद में टेबल ओपन क्लोज करने के बाद टेबल ओपन और क्लोज के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे? रोज। हम लोग को जितने भी रोज करने देंगे उतने रोज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक रो क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो भी डेटा है वो एक साथ लिखना है, उसको क्लोज करना है, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट रो पे जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? ठीक है, यहाँ तक हम लोग का HTML का हो गया। ये होप सो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा जो भी आज सिखाया है। आप सबको CS के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। हम लोग C10 के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।